तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम जिस स्टॉक का एनालिसिस करने वाले हैं वो ऑटो एंसिलरी सेक्टर के अंदर आती है। और अगर मैं स्टॉक की खास बात बताऊं तो वहां पे प्रमोटर होल्डिंग 30% है, जबकि एफआईआईज और डीआईआईज की कंबाइंड होल्डिंग 35% है। आप खुद देख सकते हैं एफआईआईज और डीआईआईज की होल्डिंग प्रमोटर से भी ज़्यादा है। और दूसरी बात बताऊं तो ऐसा कंपनी का दावा है, हर तीसरी गाड़ी सिंगापुर में चलती हुई वो ये कंपनी पावर करती है। तो टाइम वेस्ट नहीं करते तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पसेस के लिए है। और ये वीडियो में बोली गई चीज़ें मेरी पर्सनल ओपिनियंस है, इसे रिकमेंडेशन या किसी भी तरीके के टिप्स ना लीजिए। और मैं कोई से भी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। और कोई भी मार्केट में निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर लीजिए। तो आज का स्टॉक है हमारा अमारा राजा। और अगर हम बिजनेस ओवरव्यू की बात करें तो ये ऑटो एंसिलरीज के अंडर आता है। इसकी मार्केट कैप 18,200 करोड़ के आसपास है। और कंपनी के दो फैक्ट्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि कंपनी का ऐसा दावा है, हर दूसरा टेलीकॉम टावर पावर्ड बाय अमारा राजा है इंडिया में, और हर तीसरी गाड़ी इन सिंगापुर पावर्ड बाय अमारा राजा है। तो आगे बढ़ते हैं। हिस्ट्री के बारे में बात करें तो कंपनी शुरू हुई थी 1985 में बाय इनके फाउंडर रामाचंद्रा एन गाला। और ये कंपनी शुरू हुई थी चित्तौड़ आंध्र प्रदेश में। और 1991 में कंपनी ने सबसे पहला अपना आईपीओ रेस करा था 7.74 करोड़ का, जहां पे इश्यू प्राइस था इनका 30 रुपये। और 1997 में आते आते कंपनी मेजर ओईएम सप्लायर बन गई थी टू इंडियन कार कंपनीज। अगर आपको ओईएम नहीं पता, ओईएम का मतलब होता है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। तो इसका मतलब है इंडियन कार कंपनीज की ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर सप्लायर बन गई थी, बहुत बड़ी बात है। और 2023 में कंपनी रीब्रांड हुई एज अमारा राजा एनर्जी एंड मोबिलिटी। अब हम आगे बढ़ते हैं। मैनेजमेंट की बात करें तो इनके डॉक्टर रामाचंद्रा एन गाला फाउंडर एंड चेयरमैन जैसा बताया। फिर आती हैं श्रीमती अरुणा कुमारी गाला, ये भी को फाउंडर हैं। और मैं इनके बारे में कुछ बताना चाहूँगा। इनके फादर इंडियन पार्लियामेंट में एज ए मेंबर थे। और ये खुद मिनिस्ट्री ऑफ जियोलॉजी एंड माइंस इन आंध्र प्रदेश होल्ड करती थी। और ये एमएलए भी रह चुकी है चंद्रागिरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंडर। और ये को फाउंडर है जैसा मैंने आपको बताया। फिर आते हैं जयदेव गाला, ये भी को फाउंडर एंड चेयरमैन है। इनके बारे में भी मैं आपको बताना चाहूँगा, ये भी एक मेंबर ऑफ लोकसभा है। और फिर आती है डॉक्टर रामादेवी गौरी नेनी, माफ़ कीजिएगा अगर प्रोनाउंसिएशन गलत हो तो, ये भी को फाउंडर है। आगे बढ़ते हैं। सेक्टर एनालिसिस, अगर हम मार्केट साइज देखें तो मोटा मोटा 70 बिलियन के आसपास बाय 2023 ये पास डेटा है। और अगर हम एक एवरेज सीएजीआर देखें ऑटो एंसिलरी सेक्टर में तो 7 से 9% का रहता है, जबकि करंट सीएजीआर 15 से 18% का है। और ऐसा प्रेडिक्ट किया गया है आने वाले 3 साल का सीएजीआर 8 से 10% होने वाला है। अब आप ऐसा बोलेंगे कि ये सीएजीआर डिक्लाइन क्यों हो रहा है, राइज होने की जगह सीएजीआर डिक्लाइन में क्यों है? तो ये डिक्लाइन नहीं है, ये रिकवरी सीएजीआर है। कोविड के टाइम सीएजीआर बहुत ज़्यादा गिरा था, डिमांड सप्लाई बहुत ज़्यादा कम हो गई थी। तो ये रिकवरी सीएजीआर है। और जैसे ही ये फेज खत्म हो जाएगा इसके बाद एक नॉर्मल सीएजीआर 8 से 10% का आएगा, जो कि काफ़ी डिसेंट है। और अगर हम ऑटो एंसिलरीज की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे चाइना एंड जर्मनी एज अ टॉप मैन्युफैक्चरर्स आ जाती हैं। कंट्रीज लाइक वियतनाम एंड इंडिया अब इमर्ज कर रही हैं करंट सिनेरियो में, क्योंकि अब बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़ी बड़ी कंट्रीज चाइना प्लस वन मेथड यूज़ कर रही हैं। इसका मतलब है चाइना को एज अ प्राइमरी सोर्स लेके कोई और कंट्री को भी रख रही हैं, जैसे वियतनाम, थाईलैंड, इंडिया, जहाँ पे लेबर बहुत चीप होता है। तो ये करने का रीज़न क्या है? टैरिफ वॉर्स होने लग गए हैं आजकल बहुत ज़्यादा, और रिटेलिएटरी टैरिफ लग रहे हैं चाइना में। चाइना काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल टेंशन्स का भी हिस्सा रह रहा है। तो इसलिए बहुत सारी कंट्रीज़, कंपनीज़ को स्टेबिलिटी चाहिए, इसलिए वो शिफ्ट कर रहे हैं धीरे-धीरे। और अगर हम ऑटो इंडस्ट्री की बात करें तो 7% ऑफ टोटल जीडीपी कंट्रीब्यूट करते हैं। तमिलनाडु, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, ये कुछ 3-4 स्टेट्स हैं जो हाईएस्ट प्रोडक्शन इन ऑटो इंडस्ट्रीज़ में आते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम सेगमेंट्स की बात करें इन ऑटो एंसिलरी तो आता है ओईएम सप्लाई। ओईएम जैसे मैंने बताया ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। तो सबसे पहला ओईएम आता है। फिर आफ्टर मार्केट, जैसे आप गाड़ी को आफ्टर मार्केट
मॉडिफाई करवाते हैं, वो मार्केट आती है। फिर आता है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, ये आपको नाम से ही पता लगता है एक्सपोर्ट के लिए। फिर आती है ईवी कंपोनेंट्स, जो आजकल नई गाड़ियां जो ईवीस में आती हैं उसके कंपोनेंट्स। और अगर हम हमारा राजा के प्रोडक्ट टेबल देखें तो 63% ऑटोमोटिव बैटरीज बनाती हैं, गाड़ियों की बैटरीज। 31% इंडस्ट्रियल बैटरीज, जो फैक्ट्रीज कंपनियां होती हैं उनके लिए बैटरीज। 5% कंपनी न्यू एनर्जी में इन्वेस्ट कर रही है, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए। अब हम आगे बढ़ते हैं। लोकेशंस के बारे में बात करें तो कंपनी के पास टोटल 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। उनमें से 2 लेड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं। एक है काराकंबाड़ी इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स आंध्र प्रदेश में। ये यहाँ पे 4 व्हीलर, 2 व्हीलर और LVRLA बैटरीज बनती हैं। LVRLA बैटरीज का मतलब है ये इंडस्ट्रियल एरियाज में बनती हैं। इसमें जो L है ये लार्ज बैटरी बैकअप्स, मोटा मोटा आप समझ सकते हैं, लार्ज बैटरी बैकअप्स के लिए यूज़ होता है। और जो दूसरा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसका नाम है हमारा राजा ग्रोथ कॉरिडोर। ये नूने गुंडलापाली आंध्र प्रदेश में है, माफ़ कीजिएगा प्रोनाउंसिएशन अगर गलत हो तो। और यहाँ भी 4 व्हीलर प्लांट, 2 व्हीलर प्लांट, ट्यूबुलर बैटरी और MVRLA बैटरीज बनती हैं। जैसे यहाँ पे LVRLA बैटरीज में लार्ज आता है, यहाँ पे MVRLA बैटरीज में मीडियम आता है। ये मीडियम पावर बैकअप्स के लिए यूज़ होती हैं और ये जैसे कंपनीज में यूज़ हो जाती हैं, फैक्ट्रीज, स्मॉल स्केल फैक्ट्रीज में यूज़ हो जाती हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और तीसरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आती है इनकी लिथियम आयन बैटरी। इसका नाम है गीगा कॉरिडोर। ये महबूब नगर तेलंगाना में है। और यहाँ पे बैटरी पैक असेंबली प्लांट और कस्टमर क्वालिटी प्लांट क्या होता है, यहाँ पे कस्टम ऑर्डर्स बनते हैं और यहाँ पे बहुत सारी R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है, ट्रायल्स एंड टेस्ट होते हैं ये वाले यूनिट में। और कंपनी केपेक्स का भी प्लान कर रही है। कंपनी ने तेलंगाना गवर्नमेंट के साथ एक MOU साइन करा है, आने वाले 4 से 5 साल का 950 करोड़ का केपेक्स करने वाली है कंपनी। और कंपनी का मेन एम रहने वाला है ये केपेक्स के बाद कि 16% का मार्केट शेयर एटलीस्ट कंपनी होल्ड करे बाय 2030। अब हम आगे बढ़ते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो कंपनी के प्रमोटर्स 32.9% स्टेक होल्ड करते हैं। वहीं पे FIIs 20.7। FIIs के अंदर आप वैनगार्ड जैसे बड़े बड़े नाम देख सकते हैं। और DIIs में 14.6%। DIIs में भी आप LIC जैसे नाम देख सकते हैं अंदर। और रिटेल का अगर हम देखें तो 31.8% होल्ड करते हैं, जो कि डिसेंट है। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप पॉज करके पढ़ सकते हैं FIIs, DIIs एंड पब्लिक के बारे में। और अब आते हैं फंडामेंटल्स में PE। अगर हम करेंट सेक्टर का PE देखें तो 40 to 50 के आसपास है। और वहीं अमारा राजा का PE अगर हम देखें तो वो 18 से 20 के आसपास है, जो कि इसे एक अंडर वैल्यू बनाता है। अब अगर हम इंडस्ट्री का एवरेज PE देखें तो वो आता है 30 to 35, जिसका मतलब है सेक्टर हमारा ओवर वैल्यू है बट हमारा राजा हमारा अंडर वैल्यू है। तो हमारा राजा सेफ है अभी और काफ़ी एक अच्छा जेम दिख रहा है अभी यहाँ पे। और डिविडेंड की बात करें तो कंपनी 2013 से लगातार डिविडेंड दे रही है लास्ट 2024 तक। और अगर हम मोटा मोटा एवरेज देखें कंपनी के डिविडेंड का तो 17% का डिविडेंड है। अब हम आगे बढ़ते हैं। पैट के बारे में बात करें तो कंपनी के 2021 में 870 का पैट था, वहीं 2022 में कम हुआ वो पैट, 690 के आसपास आया। 2023 में पैट बढ़ा 950 के आसपास। बाय 2024 हम पैट 1260 तक का देख सकते हैं। और ये चीज़ मैं आपको वापस बताना चाहूँगा कि भले ही आप यहाँ पे 4 साल का पैट देखते हैं बट जब हम कंपनी चूज़ करते हैं हम पिछले 10 से 13 साल तक का पैट उसका कंटिन्यूसली देखते हैं। या तो उसका पैट इंक्रीज होना चाहिए या एक स्टेबल ग्रोथ हमें दिखनी चाहिए, तभी हम पैट लेते हैं। यहाँ पे हम टाइम और स्पेस कंस्ट्रेंट्स के लिए हम यहाँ पे ऐड नहीं करते पिछले 10 से 13 साल का पैट, पर हम कंपनी सिलेक्शन क्राइटेरिया में पैट पिछले 10 से 13 साल का ही देखते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। EPS के बारे में बात करें 2013 में EPS 16-17 के आसपास था। और वहीं EPS अगर हम करंट देखें तो वो 56 है। और अगर हम EPS की ग्रोथ देखें तो 235% तक की ग्रोथ दिखाई है हमें EPS ने। और CAGR के हिसाब से देखें तो 10.83 11% का CAGR, जो कि काफ़ी अच्छा है। और डेट टू एसेट की बात करें तो कंपनी के पास टोटल
8,970 के आसपास डेट है। वहीं लाइबिलिटी की अगर हम बात करें तो कंपनी के पास 2,169 के आसपास लाइबिलिटी है। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आप स्क्रीनर डॉट कॉम से देखेंगे तो आपको यहाँ पे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ गलत दिखेंगे कि मैंने यहाँ गलत लिख रखे हैं, बट स्क्रीनर पे गलत लिख रखे हैं। अगर आप बीएससी के ऑफिशियल साइट में जाएंगे तो वहाँ से आप कंपनी के ओरिजिनल फाइनेंशियल्स निकाल सकते हैं, वहाँ से मैंने लिए हैं। तो स्क्रीनर डॉट कॉम में गलत लिख रखे हैं। एक्चुअली क्या होता है, स्क्रीनर डॉट कॉम में कंपनियां खुद नहीं डालती, वो एजेंसीज हायर करती हैं। तो एजेंसीज बहुत बार गलतियां कर देती हैं, बट बीएससी में कंपनीज को खुद डालना पड़ता है, इसलिए बीएससी कभी गलत नहीं दिखाता। तो अगर हम डेट टू एसेट की बात करें तो मोटा मोटा 0.24 दिखा रहा है। और अगर आपको एसेट नहीं पता डेट टू एसेट क्या होता है, तो अगर डेट टू एसेट हमारा 1 से कम है तो कंपनी काफ़ी अच्छी है। और वहीं अगर हमारा डेट टू एसेट 1 से ज़्यादा है, इसका मतलब है कंपनी अपने लोन्स पेमेंट्स पेबैक नहीं कर पाएगी, कंपनी के पास उतने एसेट्स ही नहीं है फुलफिल करने के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। कैश फ्लो की अगर हम बात करें, ऑपरेटिंग कैश फ्लो में कंपनी इन कोर प्रॉफिट्स जनरेट कर रही है और कंपनी के इन्वेंट्री डिक्लाइन में है, जो कि एक अच्छी बात है, बता रही है कंपनी की कंपनी डिमांड में है, कंपनी सप्लाई प्रोवाइड करेगी। और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की बात करें तो कंपनी इन्वेस्टमेंट्स कर रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस 0 है, जो कि काफ़ी एक अच्छा साइन है कंपनी की ग्रोथ का। और फाइनेंसिंग एक्टिविटी की बात करें तो कंपनी मोटा मोटा डिविडेंड्स पे करने के लिए, शॉर्ट टर्म डेट्स पे करने के लिए यूज़ कर रही है, जो कि एक हेल्दी बैलेंस शीट मेंटेन कर रही है। अब हम आगे बढ़ते हैं, पीयर्स की बात करते हैं। अगर हम पीयर्स में टॉप 4 पीयर्स देखें तो सबसे पहला आता है मदरसन, फिर दूसरा बॉश, तीसरा ओनो मिंडा, फोर्थ एक्साइड। अब हम बॉश से अपने आप को कंपेयर नहीं करेंगे, बॉश का आप मार्केट प्राइस एक बार देख लीजिए, 31,000 के आसपास का है। हालांकि बॉश सबसे टॉप क्वालिटी ए ग्रेड स्टॉक है, बॉश इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है। अगर आपको ऑप्शन मिले अमारा राजा या बॉश से, आप बॉश ही चूज़ करिएगा। और वहीं अगर हम मदरसन से कंपेयर करें तो एक बार आप मदरसन का डेट और मदरसन का इक्विटी साइज देख लीजिए, जो कि इसको डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है ईपीएस में। ईपीएस मतलब आपका एक शेयर कितने रुपए ऊपर होगा या कितने रुपए नीचे होगा। तो आप इक्विटी साइज और डेट डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं ईपीएस को, इसलिए मदरसन हम यहाँ से पीछे हो जाता है। और वहीं अगर हम एक्साइड से कंपेयर करें तो एक्साइड का भी डेट काफ़ी ज़्यादा है, 2,000 करोड़ के आसपास है और इसका इक्विटी साइज भी 85 है। अगर आप मदरसन से कंपेयर करेंगे तो ड्रास्टिकली नीचे आ रहा है, बट बाकी सेगमेंट्स में अगर आप देखिए, बॉश का 2, उनो मिंडा का 57, अमारा राजा का 18 इसके आसपास, तो आप इनसे अगर कंपेयर करेंगे तो एक्साइड का भी इक्विटी साइज काफ़ी बड़ा दिख रहा है, जो कि इसके ईपीएस को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है और रिटर्न ऑन कैपिटल को भी इम्पैक्ट करता है, तो इसलिए एक्साइड भी हम यहाँ चूज़ नहीं करते। और अगर हम उनो मिंडा की बात करें, उनो मिंडा काफ़ी अच्छा है, हमारा राजा के करंट मार्केट प्राइस के आसपास ही है, प्रमोटर होल्डिंग भी काफ़ी डिसेंट है। 2-3 जगह जहाँ पे ये मात खा जाता है वो है इसका डेट और इसका ईपीएस। डेट और ईपीएस अगर आप वैसे पूरे सेक्टर का देखें तो इसका काफ़ी सही है ओनो मिंडा का, बट आप अमारा राजा से जैसे कंपेयर करेंगे, आप खुद देख लीजिए, ईपीएस अमारा राजा का 56 है और वहीं ओनो मिंडा का 16 है और डेट वहीं 2,132 है ओनो मिंडा का और अमारा राजा का 156 है। आप देख सकते हैं कंपनीज में कितना ज़्यादा ड्रास्टिक डिफरेंस है। तो ये 3-4 रीजंस थे अमारा राजा क्यों इस सेगमेंट में सबसे पसंद आ रहा है। अब हम लास्ट सेक्शन में बढ़ते हैं। कॉनकॉल कॉनकॉल इसी कंपनी की तीसरे क्वार्टर में कंपनी ने बताया है कि 3,272 करोड़ कंपनी का रेवेन्यू है, जो कि ईयर ऑन ईयर 7.5% का ग्रोथ है, जो कि काफ़ी अच्छा डिसेंट है। और कंपनी ये भी बता रही है कि टू व्हीलर सेगमेंट में कंपनी ग्रोथ देख रही है, आफ्टर मार्केट और ओईएम सेगमेंट में कम से कम 16 से 17% का। और जो कंपनी का नया वेंचर था न्यू एनर्जी बिजनेस, वहाँ पे कंपनी 20% का डिक्लाइन देख रही है इन रेवेन्यूज़। वो चलेगा क्योंकि वो सेगमेंट अभी बहुत ज़्यादा नया है, कम से कम उसे मार्केट में 10 साल होने दीजिए, तब वो जाके स्टेबल होगा। कभी सर्किट पे चला जाएगा, कभी लोअर पहुंच जाएगा,
इसलिए कम से कम स्टार्टिंग के 10 साल उसे स्टेबल होने में लगेंगे। उसके बाद जाके आप इन्वेस्ट करिए या उसे पढ़ सकते हैं। अभी तो वहाँ पे हाथ लगाना मेरे लिए सही नहीं है। और कंपनी ने ये भी बताया है कि आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने अलॉय मेटल और पावर के प्राइसेस बढ़ाए हैं, जिससे उनके मार्जिन्स 1 से 1.2% तक इम्पैक्ट होते दिख रहे हैं। और चौथे क्वार्टर में कंपनी के मार्जिन्स 0.4 से 0.5% तक भी इम्पैक्ट होते दिखेंगे। तो इसी के साथ हमारी वीडियो यहीं ख़त्म होती है। और वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं एक और बार आपको बताना चाहूँगा कि मार्केट में किसी भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर लीजिए। एंड पसंद आया हो तो आप फॉलो कर सकते हैं हमें। एंड थैंक यू।